ओके, तो अब हमको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है तो अब हम लोग देखेंगे। हमने एंगुलर मोमेंटम देख लिया, टॉर्क देख लिया था लास्ट क्लास में, एंगुलर मोमेंटम देख लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख लिया था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देख ली थी। और अब हम कुछ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मान लो एक रॉड है और हमने उसको एक वॉल के सपोर्ट से रखा हुआ है ऐसे। एक बार इसको फिर से डायग्राम बना लेते हैं। मान लो हमारे पास एक वॉल है और ये है ग्राउंड, ठीक है। अब हम एक रॉड ले लेते हैं, रॉड ले लो या लैडर ले लो। अभी हम एक सिंपल ले लेते हैं रॉड, ठीक है। और अभी ये इक्विलिब्रियम में है ना, इस कंडीशन में ये रखी हुई है। तो हम इसका एफबीटी अगर देखें तो इसका मास, इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, इसका मास mg डाउनवर्ड काम करेगा और ये रॉड नीचे फिसलना चाहेगी इस द राइट हैंड साइड की तरफ, तो इसको एक फ्रिक्शन लगेगा F1 यहाँ मान लेते हैं, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी N1 यहाँ मान लेते हैं, और ये नीचे स्लाइड होने की कोशिश करेगी तो एक फ्रिक्शन F2 इसको रोकने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी N2, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हमें इसमें से किसी भी फोर्स की ये वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलता है, सपोज N1 की वैल्यू या N2 की वैल्यू, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ग्राउंड पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम मान लेते हैं μ1 और वॉल पर हम मान लेते हैं μ2, ठीक है। अभी हमको देखो, इक्विलिब्रियम जब करना हो ना, इक्विलिब्रियम में एक तो नेट फोर्स जीरो होते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें नेट फोर्स एक तो एक्स के अलॉन्ग टोटल जीरो देखने हैं और नेट फोर्स वाई के अलॉन्ग टोटल जीरो देखने हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले एक्स के अलॉन्ग, अगर हम सबसे पहले देखें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है F1, ठीक है, और लग रहा है N2। तो F1 लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर और N2 लग रहा है राइट हैंड साइड पर, तो ये इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। मतलब हम देखो लेफ्ट हैंड साइड को -F1 ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्लस साइड ले लेते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें मिलेगा F1 इक्वल टू N2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम अगर हम देखते हैं तो वाई एक्सिस में देखो तुम्हारे पास एक तो लग रहा है F2 और एक लग रहा है mg और एक लग रहा है N1। F2 और N1 अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव और mg नीचे तो डाउनवर्ड नेगेटिव, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे F2 प्लस N1 माइनस mg इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तीसरा इक्वेशन हम बनाएंगे नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो करके। अब टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट हमको कंसीडर करना होता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ तक सब क्लियर है। तो टॉर्क हमको किसी एक पॉइंट के अबाउट लेना होता है। अब तुम पॉइंट देखो, मैं जैसे रॉड के अलग अलग पॉइंट मार्क कर देता हूँ। जैसे अगर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q, और ये सेंटर है R, तो तुम या तो P के अबाउट टॉर्क देखो या R के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम देख सकते हो। हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हमारे फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाएं। जैसे Q पॉइंट के अबाउट लेते हैं तो Q पॉइंट के अबाउट F1 और N1 का टॉर्क जीरो है, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन में Q ले लूंगा
तो F1 की इससे डिस्टेंस 0 और N1 की भी डिस्टेंस 0, तो इनकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। अब देखो mg इसको देखो कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम टॉर्क को लगभग टॉर्क को हम पॉजिटिव मानते हैं। रॉड की लेंथ हम L मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आधी लेंथ हो जाएगी L/2 रॉड की। तो अब देखो एक mg की वजह से जो टॉर्क होगा वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, और N2 की वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और F2 की वजह से भी टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। तो mg की वजह से टॉर्क को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा था। टॉर्क इक्वल टू होता फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मतलब ये अगर एक पॉइंट n मान लूँ तो QN जो डिस्टेंस लेनी होगी हमको वो लेनी होगी। तो अगर तुम एक राइट ट्राइंगल लो, कौन सा वाला, RNQ, ये RNQ अगर लेंगे हम ट्राइंगल, इसमें अगर हम cos थीटा देखें तो इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो NQ की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी L/2 cos थीटा, ओके। तो mg इंटू L/2 cos थीटा, ये अपने पास ग्रेविटी का टॉर्क आ गया, माइनस देखो F2 की Q से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी OQ। तो अगर तुम ट्राइंगल देखते हो POQ, इसमें हमको चाहिए OQ, तो इसमें भी तुम cos थीटा लगा दो, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से OQ इक्वल टू हो जाएगा L cos थीटा, तो माइनस F2 L cos थीटा, और माइनस N2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है Q से, इट इज़ PO निकालने के लिए तुम्हें साइन थीटा यूज़ करना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो OP तुम्हारे पास आ जाएगा L साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L साइन थीटा, और ये सारे टॉर्क 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम इन तीन इक्वेशन की मदद से कोई भी चीज़ हम इसमें देखो, m हमको दिया हुआ है, l हमको दिया हुआ है, थीटा हमको दिया हुआ है, हमें जो नहीं दिए हुए वो F1 F2 N1 N2, तो वो हमको अगर फाइंड आउट करने तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर N2 की जगह हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं सीधा F1, ठीक है। या फिर तुम यहाँ पर देखो N1 जो F1 होगा इट इज़ म्यू N1 के इक्वल, ठीक है। तो हम उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ों को। तो अभी देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे रिप्लेस करना है F2 को और N2 को, ठीक। तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, F2 इक्वल टू म्यू N2 हो जाएगा F1, ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन इक्वेशन की मदद से हम कोई भी जो अननोन वेरिएबल है जो भी इस क्वेश्चन में दिया होगा हम उसको फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। अब जैसे हमको म्यू1 म्यू2 दे रखा है तो हम यहाँ पर उसको सब्सटीट्यूट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू1 इंटू N1 इक्वल टू N2, और यहाँ पर हमने अगर N2 का वैल्यू डाल दिया तो F2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू2 इंटू N2 प्लस N1 इक्वल टू mg। तो देखो हमारे पास वेरिएबल कितने आ गए, हमारे पास वेरिएबल आ गए N1 N2, दो वेरिएबल है, और इक्वेशन हमारे पास तीन है, तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमें जो भी अगर वैल्यूज़ के साथ इक्वेशन दिया जाएगा, बेसिकली यहाँ मैं तुम्हें इक्वेशन बनाना सिखा रहा था इक्विलिब्रियम के लिए। एक तो लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होते हैं, उससे दो इक्वेशन बन जाएंगे एक्स और वाई के अलॉन्ग, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम से एक इक्वेशन बन जाएगा। पहले तो यहाँ पर चेक करो, कोई डाउट हो तो बताएं। यहाँ तक क्लियर है बात? अब चूंकि ये क्वेश्चन तो 1 मिनट में हो नहीं सकता, ओके,
क्या नेटवर्क इशू सबको लग रहा है? नेटवर्क में दिक्कत सबको लग रही है क्या? अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हम क्लास को थोड़ी देर बाद भी ले सकते हैं, जब नेटवर्क थोड़ा ठीक हो जाएगा तो। एक बार रोटेशनल इक्विलिब्रियम अभी एक बार समझा रहा हूँ मैं। नहीं, नेटवर्क में इशू मेरी तरफ से नहीं है, मैंने चेक कर लिया। ओके, तो हम लोग रोटेशनल में आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। देखो, रोटेशनल जो हमको इक्विलिब्रियम को करना होता है ना, तो हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क जीरो बताने होते हैं। अब टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट निकलता है और वो अलग अलग तरीके से निकलता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, टॉर्क या तो तुम्हें आर क्रॉस एफ से मिलेगा, या आर इंटू पर टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, या फोर्स इंटू लीवर आर्म से मिलेगा। तो यहाँ जैसे हमारे पास ये पॉइंट था आर, ये पॉइंट था हमारे पास पी, और ये पॉइंट था हमारे पास क्यू। यहाँ पर हमें N1 और F1 मिल रहा था, यहाँ पे हमारे पास F2 और N2 मिल रहा था। तो अगर हम Q के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क अबाउट Q, तो देखिए mg जो है रॉड को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है अबाउट Q, है ना, नीचे की तरफ खींच रहा है ना, तो रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। और इसका टॉर्क निकालना हो तो फोर्स मतलब mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब Q से, तो ये डिस्टेंस चाहिए थी। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमने इस राइट ट्रायंगल का यूज़ किया, और ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास L/2 cos थीटा। तो हमने Q के अबाउट mg का टॉर्क जो लिया वो पॉजिटिव लिया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा था, L/2 cos थीटा। अब अगर तुम देखो N2 ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट मतलब क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क आ जाएगा N2 इंटू N2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये N2 है ना, N2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम Q इज इक्वल टू OP, और OP जो है इट इज़ L साइन थीटा, और OQ जो है इट इज़ L कॉस थीटा। तो N2 इंटू L साइन थीटा। अब देखो F2 भी जो है वो इस Q के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और F2 की ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी OQ जो कि L कॉस थीटा है। तो यहाँ माइनस L/2 यानी L कॉस थीटा इंटू F2 और 0। यहाँ तक क्लियर बात है? इस तरह से हमने इसका इक्वेशन को प्लॉट किया। यहाँ तक क्लियर है बात? रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमने कैसे अचीव कराया? ओके, अब हम जैसे कैसा क्वेश्चन आ सकता है मैं एक बार और बताता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट। मान लो एक रॉड है, थिन रॉड है, L लेंथ की, M मास की, उसको हमने दो शार्प एज सपोर्ट है जिस पे हमने सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं रॉड की लेंथ है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान लेते हैं हम 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ की लेंथ मान लेते हैं 4 मीटर। तो मतलब ये वाली लेंथ हो जाएगी तुम्हारे पास टोटल 4 मीटर, ठीक है। फिर हमने क्या किया हुआ है, इस एंड से मान लेते हैं 4 मीटर दूर एक पॉइंट पर एक वेट
इस पे हिंज सपोर्ट में इस पे लटका दिया, एक वेट लटका दिया हमने। मान लो ये है 2 kg का, रॉड की लेंथ हम मान लेते हैं 4 kg। तो हमें पता लगाना है, जैसे रॉड इस सपोर्ट को दबाने की कोशिश करेगी तो यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1 और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2। तो सपोज हमें N1 और N2 फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अभी हम नाम दे देते हैं ताकि हमको आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। ये वाला सपोर्ट पे पॉइंट हम दे देते हैं A, ये B और ये C, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं चाहता हूं कि तुम एक बार नंबर 1 ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए तुम एक बार ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लगाओ अबाउट अलोंग एक्स एक्सिस, फिर लगाना अलोंग वाई एक्सिस और फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम लगाएंगे। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम लगा लेंगे अबाउट बी, ठीक है ना। टॉर्क अबाउट बी को 0 के इक्वल हम कर देंगे। तो मैं चाहता हूं तुम पहला इक्वेशन बनाओ एक्स के अबाउट नेट। अच्छा देखो, एक्स के अबाउट तो कोई फोर्स है नहीं, तो एक्स के अबाउट तो कोई इक्वेशन हमारे पास बनेगा ही नहीं, है ना। सारे फोर्सेस वाई के अलोंग है, तो तुम वाई एक्सिस के अबाउट इक्विलिब्रियम लगाओ, है ना। इसका जो 4 kg है वो कहाँ पे काम करेगा, ये है 2, ये है 2, यहाँ पर इस एंड से 5 मीटर दूर तुम्हें इसका रॉड का 40 मिलेगा। अपन एक काम करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, इस 2 kg को हटा देते भी, यहाँ से हटा देते, 2 kg को यहाँ से हमने हटा दिया, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब लगाओ। इस फोर्स की भी एक्चुअली हमें बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब थोड़ा इजी लग रहा है ना। तो तुमको करना है वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स 0 बताने। तो एक इक्वेशन बनाओ वाई एक्सिस के अलोंग। तुम्हें थोड़ी देर का टाइम दिया जा रहा है। तुमने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। देखो, वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें तो दो फोर्स तो ऊपर लग रहे हैं, N1 और N2, और एक फोर्स नीचे लग रहा है। तो नीचे वाले फोर्स को नेगेटिव ले लो, -40 प्लस N1 प्लस N2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। तो 3 फोर्सेस थे हमको जो दिख रहे थे, N1 N2 और ग्रेविटी mg। अब तुम बी के अबाउट, बी ये वाला पॉइंट ले लो, बी के अबाउट टॉर्क बताओ। एक में रॉड ठीक से नहीं बनी है, तो यहाँ से ले लेते हैं रॉड को। तो मैं तुम्हें बी के अबाउट टोटल टॉर्क निकालने और उनको 0 के इक्वल रखना है। तो एक बार ट्राई करके देखें। बी के अबाउट टॉर्क टोटल 0 करने, तो तुम्हें बी के अबाउट टॉर्क निकालने पहले। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। ध्यान से समझे। देखो, बी के अबाउट N1 रॉड को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज। और हम टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एंड से वेट 5 पे काम करता है, ये 2 है, तो ये 3 मीटर है तुम्हारे पास। तो हम क्या करेंगे,
माइनस n1 इंटू 3, और ये जो n2 है इसकी यहाँ से डिस्टेंस है 1 मीटर, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस n2 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ तुम्हारे पास हो जाएगा n2 इक्वल टू 3n1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 से जो n2 की वैल्यू है 3n1 वो उठा करके 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो n1 प्लस 3n1 इक्वल टू 40, तो 4n1 इक्वल टू 40। तो n1 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास 10 न्यूटन। तो n1 10 न्यूटन है, तो इक्वेशन 2 में अगर n1 की वैल्यू 10 डालते हो तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। तो भाई देखें तुम्हारे पास n1 कितना आ गया 10 न्यूटन, और n2 कितना आ गया 30 न्यूटन। कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बात? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोलिंग मोशन। देखो रोलिंग मोशन है ना, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली अगर हम रोटेशनल मोशन यानी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन और साइमल्टेनियसली ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो, तो उसके कंबाइंड मोशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। ध्यान से समझो, जैसे ट्रांसलेशन क्या होता है कि मैं एक व्हील लूँ, ठीक है, ये मैं व्हील को इस तरह से चलाऊं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा डायग्राम बनाते हैं। मान लो मेरे पास एक व्हील है, मेरे पास एक व्हील है, एक बार इसका ट्रांसलेशन करना है, एक बार इसको रोटेशनल मोशन में लाना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास रोलिंग मोशन बनेगा। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, रोटेशन में हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है। जैसे हमने अलग अलग पार्टिकल ले लिए, ए बी, ये इसका सेंटर ओ, एक मिनट इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ए बी सी और डी, और एक जनरल पॉइंट को ले लेते हैं पी, इसका वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा। हम वही पार्टिकल ए बी सी और डी यहाँ पर लेंगे, ये इसका सेंटर ओ, ये कोई एक जनरल पॉइंट पी और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। यहाँ पर ए बी सी डी और जनरल पॉइंट पी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है या सबकी वेलोसिटी सेम होती है। मान लो सेंटर ऑफ मास इसका वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, तो बी भी वी नॉट से आगे चलेगा, सी भी वी नॉट से आगे चलेगा, ए भी वी नॉट से आगे चलेगा, और डी भी वी नॉट से आगे चलेगा, ठीक है, और पी भी वी नॉट से आगे चलेगा। सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी भी सेम है। और रोटेशन में क्या होता है कि व्हील ओ के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा। ऐसे घूमेगा
तो हमको पता है ना इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ड्यू टू रोटेशन इज इक्वल टू ओमेगा आर होती है ना। हम इसकी रेडियस आर मान लेते हैं। तो देखो सेंटर तो फिक्स रहेगा इसका, लेकिन ए पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा नॉट आर, पी की पी पर टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा नॉट आर, बी की टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट आर, सी की टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट आर, डी की टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट आर। अब इन दोनों मोशन को अगर हम जोड़ दें तो देखो इसके पास ट्रांसलेशन भी आ जाएगा और रोटेशन भी आ जाएगा। तो ये रोटेशन की ओमेगा नॉट आर, रोटेशन की वजह से इन पॉइंट्स की टेंजेंशियल वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं ना, क्योंकि रोटेशनल मोशन से टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल जाती है पार्टिकल्स को। तो ये मैंने लिख दी ओमेगा नॉट आर। सेंटर अभी किसी वेलोसिटी से नहीं चलेगा इस वक्त, अगर सिर्फ रोटेशन है तो, क्योंकि सेंटर पॉइंट चलता नहीं रोटेशन में तो, है ना। सेंट्रल पॉइंट तो ट्रांसलेशन में चलेगा। अब ट्रांसलेशन के लिए इधर वी नॉट, इधर वी नॉट, यहाँ पर वी नॉट, यहाँ पर वी नॉट, ये वी नॉट और ये वी नॉट, तो है ना। रोलिंग मोशन बेसिकली ट्रांसलेशन और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन है। यहां तक क्लियर है बात? ओके। अब देखो हम इन मोशन को दो तरह से समझते हैं। एक ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है और एक इसके सेंटर पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ग्राउंड वाले को हम जी दे देते हैं और सेंटर वाले को हम ओ ऑब्जर्वर दे देते हैं। तो ओ के लिए देखो, अगर हम देखें कि वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब जो व्हील के सेंटर पर ऑब्जर्वर है वो पी को कैसे देखता है, पी को वो सिर्फ एक सर्कल में घूमता हुआ देखता है ना। उसके हिसाब से ये आगे नहीं चल रहा, सेंटर वाले के हिसाब से तो वो घूम रहा है खाली। भाई व्हील के सेंटर के लिए ये सारे पॉइंट घूम रहे हैं, क्योंकि सेंटर भी आगे चल रहा है और ये सब भी आगे चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। जैसे तुम कार में बैठे हो तो तुम्हारे लिए कार के सारे पॉइंट्स रेस्ट पर हैं, तो इसके लिए ओ के लिए ये सिर्फ घूम रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के लिए ये घूम भी रहे हैं और आगे चल भी रहे हैं। तो ओ वाला ऑब्जर्वर पी को कैसे देखेगा, वो बोलेगा ये तो भाई खाली घूम रहा है, उसके लिए ओमेगा नॉट क्रॉस आर है ना। उसके लिए इसकी सिर्फ एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है ओमेगा नॉट आर। लेकिन ग्राउंड वाले के लिए, ग्राउंड वाला अगर पी को देखता है तो हम उसको ऐसा देख सकते हैं। देखो एक मिनट, अगर पी की विथ रिस्पेक्ट टू ओ देखें तो पी की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ओ की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। अगर हम पी की विथ रिस्पेक्ट टू ओ देख रहे हैं तो पी की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और पी की विथ और ओ की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पी की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मुझे पता करनी हो, माइनस ओ की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वो ओ नॉट से आगे चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पी की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी पी की विथ रिस्पेक्ट टू ओ प्लस ओ की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी पी की विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या है, ओमेगा नॉट आर प्लस, और इसकी कितनी है, वी नॉट, ठीक है। तो इस तरह से तुमको एक जनरल फॉर्मूला समझना होगा कि कोई व्हील रोलिंग मोशन में है, ठीक है, और उसका कोई पॉइंट है जनरल पॉइंट पी जो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ओ के डैश में पी पॉइंट की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इट इज ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। लेकिन ग्राउंड वाला जो देख रहा है, ग्राउंड वाला देख रहा है कि भाई ओ जो है वो वी नॉट से आगे चल रहा है। तो अगर पी की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखूंगा तो आएगी पी की विथ रिस्पेक्ट टू ओ प्लस ओ की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पी ओ के रेस्पेक्ट में ओमेगा नॉट
आर से एक टेंजेंशियल वेलोसिटी से घूम रहा है और प्लस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v आगे की तरफ चल रहा है। तो हमको ये जनरल फॉर्मूला समझना होगा। तो यहाँ तक अगर तुम्हें क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, अब देखो इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझते हैं हम। तो मैं अगर तुम्हें बोलूं कि जैसे मेरे पास ये ए पॉइंट था, ये पी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था। बी आगे चल रहा है वी नॉट से और सर्कल की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट आर। सी आगे चल रहा है वी नॉट से और रोटेशन की वजह से ओमेगा नॉट आर। यहाँ पे ओमेगा नॉट आर और ये है वी नॉट, यहाँ पर ओमेगा नॉट आर और वी नॉट दोनों आगे। ठीक है, अब अगर ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देनी है, ग्राउंड वाला ए को कैसे देखेगा? तो देखो ओमेगा नॉट आर आई कैप प्लस वी नॉट आई कैप, तो ये ए की वेलोसिटी हो गई। ऐसे ही तुम मुझे बी की वेलोसिटी बताओ तो। तुम्हारे को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ बी की वेलोसिटी बताने के लिए। बी की वेलोसिटी बताएं। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखो बी की वेलोसिटी वी नॉट तो आई कैप में और ओमेगा आर माइनस जे कैप में, तो माइनस ओमेगा नॉट आर जे कैप प्लस वी नॉट आई कैप। ऐसे मुझे सी की वेलोसिटी बताएं और डी की वेलोसिटी बताएं। सी की वेलोसिटी बताएं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कर लिया आप लोगों ने ट्राई? चलो चेक करें। देखो सी के लिए हो जाएगी माइनस ओमेगा नॉट आर आई कैप प्लस वी नॉट आई कैप। ऐसे डी के लिए हो जाएगी ओमेगा नॉट आर जे कैप प्लस वी नॉट आई कैप। अब देखो किसी भी जनरल पॉइंट के लिए वेक्टर सम होता है वी नॉट और ओमेगा नॉट क्रॉस आर का। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 वी नॉट ओमेगा नॉट आर कॉस। अब एंगल बिटवीन वी नॉट एंड ओमेगा नॉट आर, देखो अब ध्यान से समझो, ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा। अब ये रेडियल और टेंजेंशियल 90 डिग्री की डायरेक्शन में होती है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 90 माइनस थीटा। और फिर देखो ये और ये 90 डिग्री पर है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास थीटा। तो तुम्हें ये समझना है कि ओमेगा नॉट और वी नॉट आर के बीच में एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमारे पास किसी भी जनरल पॉइंट की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है ओमेगा नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 वी नॉट ओमेगा नॉट आर इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है, थीटा बताता हूँ। सुनेंगे, ये है P
ये हम मान लेते हैं 30 डिग्री थीटा, ठीक है। और ओमेगा नॉट आर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और वी नॉट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। ऑल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल काट के जाता है तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, जिनको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट एंगल है 30 डिग्री। अब देखो ये रेडियल लाइन, ये रेडियल लाइन है और ये टेंजेंशियल लाइन है। तो रेडियस से टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ये पूरा 90 हो जाएगा, ये 30 है तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। अब सुनो, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, टोटल एंगल 90 होना चाहिए, उसमें से 60 ये है, तो ये बचा हुआ 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारे पास जो थीटा था वही थीटा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है बात? ओके। अब जो बात हमने वेलोसिटी के लिए की, हम वही बात एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले वेलोसिटी का हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मान लो ये तुम्हारे पास व्हील कोई रोलिंग मोशन में है, ठीक है। यहां पर एक पी पॉइंट है 37 डिग्री पर। व्हील के सेंटर की वेलोसिटी है वी नॉट और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है। आर हम ले लेते हैं इसकी 2 मीटर, रेडियस इसकी व्हील की है 2 मीटर। अब है ना, हम अलग अलग केस की बात करते हैं। ये व्हील एक ग्राउंड के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ग्राउंड का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक। अब हम बात करेंगे एक मिनट, देखो वी नॉट हम फिक्स ले लेते हैं। वी नॉट की वैल्यू है, या ओमेगा नॉट को हम फिक्स ले लेते हैं। ओमेगा नॉट की वैल्यू है मान लो 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। वी के हम अलग अलग केसेस लेंगे। सीरियल नंबर और वी नॉट का वैल्यू यहाँ पर, तब तुम्हारे पास वी ए की वेलोसिटी, वी बी की वेलोसिटी, वी सी की वेलोसिटी, वी डी की वेलोसिटी और पी पॉइंट की वेलोसिटी, ये हमको फाइंड आउट करनी है ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी नॉट अगर मेरे पास हो 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा मेरे पास हो 8 मीटर पर सेकेंड, और थर्ड केस में ये है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो पहले 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो मैं तुम्हें फर्स्ट केस बताता हूँ। ये व्हील चल रहा है, हमने बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। और ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी है,
ये C है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में, और ये है D, ठीक है। और तुम इसकी टेंजेंशियल देखो, ओमेगा नॉट R से 4 इंटू 2 मतलब ये हो गई 8। तो मैं पहले इसकी टेंजेंशियल बता दूं, नहीं पहले इसकी V नॉट। तो देखो ट्रांसलेटरी में 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, और इसका सेंटर ऑफ मास भी 10 से चल रहा है ना, V नॉट जो हमने बताया। अब इसकी रोटेशन की वजह से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, ये मैंने बोला है यहाँ जो 37 डिग्री है वही 37 डिग्री यहाँ आ जाएगा, और 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, और 8 यहाँ पर, ठीक है। तुम देखो ए पॉइंट की वेलोसिटी 10 और 8 एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा 18। बी की स्पीड देखें, 10 और 8 90 डिग्री पे काम कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 64, तो रूट 164, जो भी आगे सॉल्व करना हम कर लेंगे, रूट 164, और इसका जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा वो बीच में कहीं पर आ जाएगा अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो ना। सी पॉइंट पर वेलोसिटी देखो, आगे की तरफ 10 है, पीछे की तरफ 8, तो 2i कैप आगे की तरफ हो जाएगी, है ना। वीडी पे वही 8 और 10 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 164, और अगर नेट डायरेक्शन देखें तो ऐसी डायरेक्शन आएगी। वीपी पर अगर हम देखें तो वीपी पे निकालना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, प्लस 2 इंटू 8 इंटू 10 इंटू कॉस 37, जो कि 4/5 बनता है, तो 5 2 टाइम्स, तो ये जो भी हम सॉल्व करेंगे 164 प्लस 32 और इंटू 4 8 128, तो 164 प्लस 128 290 और 302, तो ये हो जाएगी रूट 302, ठीक है। अब खैर मुझे मतलब एक्चुअली में रोलिंग मोशन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अभी तुम देखोगे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी, ये आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो इस तरह के रोलिंग को फ्रिक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। अब ये पॉइंट आगे स्लाइड करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो इस केस में जो व्हील पर फ्रिक्शन लगता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना, स्लाइड करने से बचाने के लिए। और ठीक है, यहाँ पर होगी बात ये, जैसे तुम्हारे पास एग्जाम्पल होगा, तुम्हें ना एकदम चलती हुई कार को ब्रेक लगाओ, तो अभी ब्रेक जब लगता है तो कार घूमना तो बंद हो जाती है लेकिन रगड़ना शुरू हो जाती है, तो आगे की तरफ स्लाइड करती है, तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस हो गया। तो पहले तो चेक करो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये केस समझ में आ गया पूरा, ओके। तो अब एक काम करोगे आप, जो ये सेकंड 8 मीटर पर सेकंड वाला केस है ना, इसकी रो को फिल करना स्टार्ट करो। सबसे पहले वी ए निकालो, वो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। हम चेक करते हैं सेकंड केस में, तो देखो हमारे पास जो सेकंड रो है उसमें सेंटर ऑफ मास चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, इसकी रेडियस है 2 मीटर, और ये रोटेट कर रहा है सेंटर के अबाउट 4 रेडियन पर सेकंड से। अभी हमारे पास वी ए, तो देखो ए पर अपने पास ए पॉइंट हो गया, ये पी, ये बी, ये सी, और ये डी, तो ट्रांसलेटरी आगे की तरफ हो गई 8 मीटर पर सेकंड सभी पार्टिकल के लिए,
और रोटेशन की वजह से जो टेंजेंशियल हो जाएगी, ऊपर 8, यहाँ पर टेंजेंशियल 8, टेंजेंशियल 8, टेंजेंशियल 8, टेंजेंशियल 8, ठीक है। VA अगर तुम देखोगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। B अगर देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मतलब 8√2। C देखोगे तो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। और D अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 64 मतलब 8√2 मीटर पर सेकेंड। और P पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर वही 37 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 8 64 इंटू कॉस 37 4/5। इसको जो भी सॉल्व करेंगे उतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या पता लगी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है व्हील का वो चल ही नहीं रहा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल ही नहीं रहा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 0। इस पर फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं लगेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना तो आगे जाने की कोशिश कर रहा है ना पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है, इस वक्त फ्रिक्शन फोर्स 0 लगता है। इसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। तो यहां तक एक बार चेक करके देखें कोई दिक्कत है क्या। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात पता लगी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है, इसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। और इस वक्त फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाती है 0 क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहीं भी मूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तो एक बार देखें, कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है क्या, तुम्हारे आंसर राइट है या रॉन्ग वो बताएंगे। प्योर रोलिंग का मतलब होता है जैसे एक व्हील को, ठीक है गुड। देखो प्योर रोलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर तुम्हें कई बार लिखा हुआ दिखेगा प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में होता क्या है, जैसे एक व्हील है, व्हील को एक कंप्लीट चक्कर में जब वो चलता है ना तो 2πr डिस्टेंस चलता है अपनी रेडियस का सरकमफेरेंस के बराबर। तो अगर ये रोल भी उतना ही हो, यानी एक रोल में इसकी ये डिस्टेंस चल रही 2πr, तब ये ना तो आगे स्लिप करेगा ना बैकवर्ड स्लिप करेगा, तब इसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग में। मतलब जितना घूम रहा है उतना ही चल रहा है, यानी इस कंडीशन में v नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर हो जाती है और एक्सेलेरेशन a नॉट इक्वल टू अल्फा नॉट आर हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्योर रोलिंग, ठीक है ना। जैसे अभी तुम्हारे वाले केस में सेंटर ऑफ मास की स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड और ओमेगा नॉट है हमारे पास 4 रेडियन पर सेकेंड। तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस चलेगा, तो हमको पता है कि इसकी जो ट्रांसलेटरी जो स्पीड है वो ओमेगा नॉट आर से आती है, तो वो भी 8 आ गई और ये भी सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी 8 है। तो इसका मतलब ये प्योर रोलिंग में इस वक्त। अभी तुमको ये वाला थर्ड वाला रो कंप्लीट करना है, वो बताएं। अगर सेंटर ऑफ मास की जो सेंटर ऑफ व्हील है उसकी वेलोसिटी अगर 12 मीटर पर सेकेंड है, तब VA VB VC VD VP और बतानी है तुम्हें। ट्राई करें, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, हम लोग चेक करेंगे। देखो जो हमारे पास थर्ड केस है, ये हमारे पास A पॉइंट, ये B, ये P, ये C और ये D। और हमारा व्हील का जो सेंटर है वो 12 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चल रहा है। व्हील 4 रेडियन
पर सेकंड से रोटेट कर रहा है और रेडियस इसकी 2 मीटर है। ओके, तो अभी देखें, अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन को कंसीडर करेंगे तो A.12 से B.12 से P.12 से और C.12 मीटर पर सेकंड से और D.12 मीटर सेकंड से ऐसे चल रहा होगा। अब अगर हम रोटेशनल को कंसीडर करें तो उसकी वजह से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी 8, ये टेंजेंशियल 8, बी पर टेंजेंशियल 8, सी पर टेंजेंशियल 8 और डी पर टेंजेंशियल 8। ओके, अब अगर हम देखें, ए की हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, बी की हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 64, सी की हो जाएगी हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड फॉरवर्ड की तरफ ना, पहले वाले केस में बैकवर्ड थी ना ये। एक मिनट, ओ ओके ओके ओके, इसको 12 नहीं तो मैं ना इसको 6 लेके करो सॉल्व, VO 6 लेके सॉल्व करो, तो ये हमारे पास है 6। VO हमको लेना है 6, है ना। तो ये लेना 6 6 6 6 6, ये P पॉइंट था। अब देखो VA हो जाएगी तुम्हारे पास 14, VB हो जाएगी 36 प्लस 64 मतलब 10 मीटर पर सेकंड, VC हो जाएगी हमारे पास -2 और VD हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 36 से 10 मीटर पर सेकंड और VP हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 45 इज 4/5। तो हमारे काम का है ये VC वाला पॉइंट। तुम देखो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। जैसे अगर तुम्हारा व्हीकल का व्हील अगर कोई मड में फंस जाए, कीचड़ में फंस जाए, तो वो घूमेगा तेजी से लेकिन आगे चलेगा कम। तो इस केस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो घूमता ज़्यादा है, चलता कम है, तो इसलिए इसको बैकवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं। इस वक्त फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा -2i और इसको बोलते हैं हम बैकवर्ड स्लिपिंग। और व्हील पर फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ काम करता है। यहाँ तक कोई डाउट, और तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग वो बताएं। गुड, ओके, गुड। अब देखो हमने जो अब तक सीखा वो क्या सीखा, हम बात कर रहे हैं रोलिंग मोशन की, जो कि 3 टाइप का होता है। अगर V0 इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट R,
तो उस केस में तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे की तरफ मूव करना चाहता है, फ्रिक्शन फोर्स इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना, आगे ये वी नॉट माइनस ओमेगा आर से चलना चाहेगा, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड साइड में लगेगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। व्हेन वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर, इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। इस वक्त व्हील का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी, उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो और फ्रिक्शन फोर्स भी हो जाता है यहाँ पर जीरो। एंड इफ ओमेगा नॉट आर इज ग्रेटर देन वी नॉट, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। इस वक्त व्हील के पास जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वी सी, वो पीछे की तरफ चलना चाहेगा ओमेगा नॉट आर माइनस वी नॉट से, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ काम करेगा इस पर। अब जैसे हमने जो वेलोसिटी की टर्म में कंडीशन निकाली ना, एक्सेलेरेशन की टर्म में कंडीशन होती है इफ ए नॉट इज ग्रेटर देन अल्फा नॉट आर, फिर ए नॉट इक्वल टू अल्फा नॉट आर और ए नॉट इज लेस देन अल्फा नॉट आर। ठीक है, तो जो बात अभी हमने वेलोसिटी के लिए की वो हम एक्सेलेरेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो पहले यहाँ तक देखो, तुम्हें तीन टाइप के रोलिंग मोशन समझ में आ गए। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि व्हील जितना घूमे उतना ही आगे चले। बैकवर्ड स्लिपिंग का मतलब होता है कि व्हील चल आगे ज़्यादा रहा है, घूम कम। बैकवर्ड का मतलब होता है घूम ज़्यादा रहा है, चल कम रहा है। और फॉरवर्ड स्लिपिंग में उसका ट्रांसलेशन ज़्यादा होता है रोटेशन से। तो उसके अकॉर्डिंग फिर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं। अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जाने की कोशिश करो तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। प्योर रोलिंग में है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। और अगर बैकवर्ड स्लिपिंग में है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है। अब जो बात हमने इसके वेलोसिटी के लिए की, वो हम एक्सेलेरेशन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये हो गया ट्रांसलेशन, ये हो गया रोटेशन, और ये हो गया हमारे पास रोलिंग, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब मान लो एक्सेलेरेशन के टर्म में बताऊं, इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया डी। ऐसे हम इसके लिए भी कर लेते हैं। थीटा एंगल पर था, ये पॉइंट पी वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर पी, ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, है ना। अब अगर हम बात करें ट्रांसलेटिव मोशन में, तो ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल जो हैं वो सेम एक्सेलेरेशन से मूव करना चाहेंगे। जैसे पी का भी एक्सेलेरेशन ए नॉट, इसका भी ए नॉट, इसका भी ए नॉट, और डी का भी ए नॉट। ठीक है। और अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। अल्फा नॉट आर है ना, इसकी रेडियस है आर, और ये एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा नॉट से घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। तो ये पी का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अल्फा नॉट आर, बी का अल्फा नॉट आर, सी का अल्फा नॉट आर, डी का अल्फा नॉट आर। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा, ये तो रोटेशन की वजह से अल्फा नॉट आर, अल्फा नॉट आर, अल्फा नॉट आर, अल्फा नॉट आर, और अल्फा नॉट आर। और ट्रांसलेशन की वजह से जो हर पार्टिकल का एक्सेलेरेशन है ए नॉट, ए नॉट, और दोनों के बीच में एंगल थीटा, ए नॉट, ए नॉट, और ए नॉट। फिर हम यहाँ पर भी देखते हैं कि पी पॉइंट की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी होती है ना, वो हो जाती है हमारे पास
अल्फ़ा क्रॉस आर प्लस ए नॉट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड तुम निकालते हो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा नॉट आर का स्क्वायर प्लस ए नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा नॉट आर इंटू ए नॉट इंटू कॉस थीटा, है ना। फिर बाकी की सारी कहानी बिल्कुल सेम उस जैसी है। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक देखें क्लियर है बात। हमने जो वेलोसिटी के लिए किया था काम, वही हमने अब एक्सेलरेशन के लिए कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो प्योर रोल कर सकता है, थीटा एंगल पर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो h हाइट का था, और यहाँ पर एक प्योर रोल करने वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है और मास m है, ठीक। और ये प्योर रोलिंग में है ना। प्योर रोलिंग के लिए जरूरी ध्यान रखना कि सरफेस जो है ना वो रफ होनी चाहिए। स्मूथ सरफेस पर पॉसिबल नहीं है, रफ सरफेस पर पॉसिबल है ना। तो अब ये प्योर रोल करता हुआ नीचे आ गया, तो हमको इसका बताना है नंबर 1, इसकी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन में मान लेता हूं k है, k इस और तीसरा टोटल काइनेटिक एनर्जी ना। कब? जब ये ऊपर से लेकर नीचे आ गया, ये जब व्हील नीचे आ गया तब हमको बताना है ये सारी चीज़ें, है ना। उस वक्त मान लेते हैं कि ये वी नॉट से आगे चल रहा है और ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। तो अब देखो, इसको सॉल्व करना है ना, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो हमको पता है ये इसकी, देखो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो हमको पता है कि इनिशियल पर टोटल एनर्जी फाइनल की टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। इनिशियल पर पोटेंशियल प्लस इनिशियल पर काइनेटिक, फाइनल पर पोटेंशियल, फाइनल पर काइनेटिक, ऐसा होगा। तो अभी मेरे को देखो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए किसी लेवल पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी माननी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ ग्राउंड पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है। तो अगर मैं h हाइट पर देखूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, प्लस यहाँ चल तो नहीं रहा तो जीरो। फाइनली जब ग्राउंड पे आया तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, प्लस काइनेटिक में एक तो हाफ एम वी नॉट, ये ट्रांसलेशन भी कर रहा होगा, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये रोटेशन भी कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें चाहिए इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हम ये जानना चाहते हैं। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हम इसकी हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर जानना चाहते हैं। टोटल में हम इसकी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर जानना चाहते हैं। तो बेसिकली वो किसके इक्वल है? एम जी के इक्वल। तो ये तो हो गया टोटल का आंसर एम जी एच, क्योंकि हमें जो इनिशियली दिया हुआ है डेटा वो मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो हम उनकी टर्म में तो निकाल सकते थे। तो ये हो गया टोटल। अब हमको ट्रांसलेशन के लिए काम करना है। तो पहले तो यहाँ तक देखें, कोई डाउट हो तो बताएंगे। इसके बाद हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इसकी। अब देखो, इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमको पता है कि एम जी एच जो है इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास इंटू के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर प्योर रोलिंग होती है तो हमको पता है कि वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर होता है। तो यहाँ से हम ओमेगा नॉट आर को
वी नॉट बाय आर लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, के का वैल्यू और ओमेगा नॉट का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ ऊपर वाले इक्वेशन में। तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर इंटू वी नॉट बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों टर्म से मैं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ बचेगा 1 प्लस हाफ बाहर गया, एम बाहर गया, वी नॉट स्क्वायर बाहर गया, तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो भाई तुम्हारे पास जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हें चाहिए थी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगी एम जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चेक करें, कोई डाउट हो तो बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने आंसर में लिखा है वो सारे टर्म्स हमको पता है, मास पता है, एच पता है, के पता है और आर पता है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, कोई डाउट थोड़ी इसमें। ओके, अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब हमें निकालना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमको पता था एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक तो हमको पता है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो यहाँ से हम एम की वैल्यू आई अपॉन के स्क्वायर रख सकते हैं। दूसरी बात, हमको पता है कि वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर, वो भी हम यहाँ पे रख देंगे। तो हम एक तो एम को सब रिप्लेस कर रहे हैं और एक वी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमें पता लग जाएगा एम जी एच इक्वल टू हाफ आई अपॉन के स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो एम जी एच इक्वल टू हम हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। तो अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो ये भी हमें मिल जाएगी। कोई समस्या हो तो बताएं। ओके, अब एक क्वेश्चन करें। मान लो ये 37 डिग्री है, इसके ऊपर एक व्हील है, मतलब रिंग है मान लो, उसका मास है 2 kg और रेडियस है मान लो 10 सेंटीमीटर, और इसको हमने करीब 20 मीटर की हाइट से रिलीज किया। तो नंबर 1, और ये प्योर रोलिंग में ना, कंडीशन है प्योर रोलिंग में। तो जब ये रिंग नीचे आ जाती है तब इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी नेट काइनेटिक एनर्जी, नंबर 4 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशो है, नंबर 5
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशो है, ये भी पता करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राई करें, फिर हम चेक करेंगे, ऐसे करके वन बाय वन हम चेक करेंगे। तो आपने फर्स्ट ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे। देखें, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ये इसकी इनिशियल स्टेट थी, ये इसकी फाइनल स्टेट है। हम ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 सपोज कर लेते हैं। तो इनिशियल स्टेट की टोटल एनर्जी फाइनल की टोटल के बराबर होनी चाहिए। पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक इनिशियल इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो अभी जब रिंग ऊपर थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, mgh प्लस काइनेटिक 0 था। फिर ग्राउंड पे पोटेंशियल 0 हो गई, प्लस ट्रांसलेटरी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस रोटेशनल हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक्चुअली में टोटल हो गया ना। टोटल एनर्जी अगर तुम देखो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 400 जूल। तो ये नेट का तो आंसर आ गया हमारे पास 400 जूल। देखिए यहाँ तक क्लियर है बात, आपका आंसर सही है या रॉन्ग बताएं। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। देखो हमको पता है कि हमारे पास आ गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, अब आई इक्वल टू होता है हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम रिंग का देखें तो वो है हमारे पास, हम एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं या फिर हम दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। देखो हमको रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए। ये रिंग है, रिंग अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। और अगर हम इसको एम के स्क्वायर से कंपेयर करें तो रेडियस ऑफ जायरेशन तुम्हारे पास आर के बराबर आ जाएगी, इसकी रेडियस के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो हम एक तो ये यूज कर लें, मास इंटू आर स्क्वायर, और ओमेगा नॉट की जगह हम लिख सकते हैं वी नॉट बाय आर। तो हम ये दोनों सब्सटीट्यूशन लगाने वाले हैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, और वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये डबल ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 400। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्लियर है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 200 जूल। चेक करें, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई तुम्हारे पास कितनी आ गई। अब यहाँ से तुम चाहो तो रिंग की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। हाँ नहीं, वो भी सही चल जाएगा, तुमने पहले वेलोसिटी निकाल ली होगी तो भी उससे हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे ओमेगा भी निकाल सकते हैं हम। करेक्ट, करेक्शन कर लेना। अब मैं तुम्हें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना बताता हूँ, वो तो निकल ही गई समझो, क्योंकि हमको पता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 400, और ये 200 आ गई हमारे पास, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 200 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको वो सारे रेशियोज निकाल सकते हैं हम। देखो ये कितनी हो गई 200 जूल, ये कितनी हो गई 200 जूल। ट्रांसलेशन अपॉन टोटल, ट्रांसलेशन 200 और टोटल 400 मतलब हाफ, और ट्रांसलेशन भी 200 और रोटेशनल भी 200, तो मतलब रेशियो इसका 1। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब एक कॉन्सेप्ट और देखें,
मान लो मेरे पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर मान लो इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है थीटा और हाइट है एच, ठीक है। अब मैं जो इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं जो रोल हो सकता है, रोल कौन हो सकता है? रोल हो सकती है रिंग, डिस्क, स्फेयर, वो हॉलो हो सकता है, स्फेयर सॉलिड हो सकता है, सिलेंडर हॉलो और सिलेंडर सॉलिड, ठीक है। मान लो ये इनमें से जो भी चीज़ है उसका मास m है और रेडियस r है। तो मेरा क्वेश्चन है, जब मैं इन सबको ऊपर रखता हूं तो कौन सबसे पहले नीचे आएगा? और नीचे आएगा तो क्या उसमें मास का रोल होगा या रेडियस का रोल होगा? यानी एक बार तो मैं सभी के मास और रेडियस सेम रखूं, या फिर मैं अलग अलग मास या अलग अलग रेडियस के ऑब्जेक्ट लूं, तो क्या वो इस टाइम को इफेक्ट करेंगे? तो इनका आंसर है नो। ऊपर से कौन पहले नीचे आया वो डिपेंड किस पे करेगा? शेप पे। शेप इनमें से कौन सा है वो डिसाइड करेगा कि भाई कौन नीचे आ जाएगा। देखो, जिसका ट्रांसलेशन ज्यादा होगा, रोटेशन कम होगा, वो सबसे पहले नीचे आ जाएगा। यानी जो जो ट्रांसलेशन ज़्यादा, जिसकी स्पीड ट्रांसलेशन ज़्यादा होगी वो तेज़ी से नीचे आ जाएगा और कम टाइम लेगा। तो हम वही चेक करने जा रहे हैं कि इसमें से कौन सबसे पहले आएगा, और ये भी चेक कर लेंगे कि इसका मास और जो रेडियस है वो इस फैक्टर को डिपेंड, वो इसको इस टाइम को अफेक्ट नहीं करती। देखो कैसे। ये थीटा एंगल पर एच हाइट का कोई इंक्लाइन प्लेन है। रफ रफ होना जरूरी, नहीं तो प्योर रोलिंग नहीं होगी। प्योर रोलिंग के लिए रफ होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर आर रेडियस और एम मास का एक ऑब्जेक्ट रख देना है ऊपर, ठीक है। हमने देखा था कि इसकी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, जो कि इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी जब ये नीचे आ गया तब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट है और ये सेंटर के अबाउट एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूम रहा है, प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। फिर हमने देखा था, हम आई को लिख सकते हैं एम के स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इसमें से हम एम 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 को कॉमन लेके काट देते हैं और हाफ में से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2GH इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से, 1 + k² बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 2GH। तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 + k² बाय आर स्क्वायर। ये होगी पहली बात तुम्हारे पास, है ना, कि नीचे आने पर इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इतनी होगी। तो हमारे पास आ गया कि वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 + k² बाय आर स्क्वायर। नंबर 1 बात। अब सुनो,
ये जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ आता है तो देखो इस पर एक तो एम जी साइन थीटा यहाँ लग रहा होगा और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा होगा और ये प्योर रोलिंग में है, ठीक है। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन आता है ना, नेट एक्सेलरेशन एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, इससे आता है। हम इसको दूसरे तरीके से भी इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इसकी हाइट h थी, ये एंगल थीटा था, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, मान लेते हैं s। तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हम यूज़ कर सकते हैं। वी स्क्वायर का वैल्यू जो हमने निकाला ना, नीचे आने पर इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इनिशियली जीरो थी जब हमने इसको छोड़ा, प्लस 2 इंटू एस, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। इसमें अगर तुम देखो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो एस इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम एच अपॉन साइन थीटा। तो देखो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। तो ये इसका एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। हमारे तुमको एक तो ये टर्म ध्यान रखना, इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन का टर्म, 2 जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब एक और चीज, ये तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रोल करता हुआ नीचे आ गया, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो थी जीरो, फाइनल होगी इसकी वी नॉट, और इसका एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसकी फाइनल वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल जीरो, प्लस इसका एक्सेलरेशन है 2 जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। तब हम टाइम का एक्सप्रेशन निकालते हैं, भाई इसको नीचे आने में टाइम कितना लगा। तो t इक्वल टू, तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पर तो है 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ, इस जी से ये जी कटा तो 2h अपॉन ये एक ऊपर स्क्वायर रूट बच जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो नीचे भाई तुम ऊपर ये नीचे मान सकते हो रूट जी, एक रूट जी से ऊपर रूट जी कट गया तो नीचे रूट जी बचा, और ये इसमें डबल रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर मान सकते हो, तो कट गया, तो ऊपर ये तुम्हारे पास बच गया। तो अब तुम्हारे पास जो टाइम आएगा, टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 2h 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन जी। तो हम एक बार पूरा समरी कर लेते हैं। हमारे पास नीचे आने पर वेलोसिटी जो हो जाती है, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जो एक्सेलेरेशन होता है, इट इज़ जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और जो टाइम लगता है, इट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 2h 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन जी। अब देखो टाइम किसको, अब देखो ये जो जितनी भी चीज़ें हमने रोल कराई, हमने रोल क्या कराया, रिंग, हमने रोल क्या कराया, डिस्क, हमने रोल क्या कराया, स्फेयर हॉलो, हमने
स्फीयर, सॉलिड, सिलेंडर, हॉलो, सिलेंडर, सॉलिड। ठीक है, अब देखो इन सब के लिए एच सेम है, थीटा सेम है, जी सेम है। तो ये 2GH और इन सबको तो भूल जाओ। तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा? प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + k² बाय r²। तो जिसका k²बाय r² बड़ा होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब वो सबसे लेट आएगा। तो अपन सबके लिए k²बाय r² की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे रिंग अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। उसको हम mk² से कंपेयर करते हैं, तो k²बाय r² रिंग के लिए आ जाता है 1। तो भाई इसके लिए k²बाय r² जो है, इन सभी के लिए अगर हम देखें रिंग के लिए 1, डिस्क के लिए अगर निकालना है तो डिस्क के लिए हाफ mr² होगा। तो m से m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारे पास हाफ। तो डिस्क के लिए हाफ है, मतलब 0.5। स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए देखो 2/3 mr² को तुम कंपेयर करते हो m² से, m² से कंपेयर करते हो तो m से m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 मतलब लगभग 0.6 के आसपास। सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। इसको तुम m² से कंपेयर करते हो तो 2/5 हो जाएगा, मतलब 0.4। सिलेंडर हॉलो, ये रिंग जैसा होता है, तो इसका रिंग वाला इसका लिए होता है mr², तो ये हो जाएगा 1। हॉलो होता है डिस्क जैसा, तो ये इसके लिए हो जाएगा हाफ, मतलब 0.5। तो सबसे छोटा k²बाय r² कितना है सॉलिड स्फीयर के लिए? तो उसको सबसे कम टाइम लगेगा, जिसके लिए k²बाय r² छोटा, तो उसको सबसे कम टाइम लगेगा। तो सबसे पहले नीचे कौन उतर के आ जाएगा? सॉलिड स्फीयर। देखो उसमें मास और रेडियस कहीं पे आए क्या? वो कहीं पे भी नहीं आए। क्या आया? बस k²बाय r²। तो ना तो वो m पे डिपेंड करता है, ना रेडियस पे डिपेंड करता है, सिर्फ शेप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम इसकी सीक्वेंस बनाते हैं। सबसे पहले कौन नीचे आ जाएगा? सबसे पहले स्फीयर नीचे आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर। फिर उसके बाद अगली वैल्यू है, अगले दो चीज़ें एक साथ आएगी, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। फिर थर्ड नंबर पर कौन आएगा? ये आएगा हॉलो स्फीयर, तो ये आएगा थर्ड नंबर पे। और फोर्थ पर दो चीज़ें आएंगी, ये और ये। चेक करो कोई डाउट है क्या इसमें? अच्छा, टाइम वाला एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व किया बताता हूँ। देखो टाइम के लिए जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है ना, तो v = u+at का हमने यूज़ किया। v हमारे पास था √2gh/1 + k² बाय r²। इनिशियल था 0, और ये था हमारे पास g sin θ/1 + k² बाय r² इंटू टी। ठीक है, तो t इक्वल टू, भाई उधर v को तो ऐसे रहने दो, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1 + k² बाय r² अपॉन g sin θ। ठीक है, तुम देखो जैसे 2 होता है उसको तुम √2 इंटू √2 लिख सकते हो। ऐसे ही जो ये 1 + k² बाय r² है, इसको तुम 1 + k² बाय r² इंटू √1 + k² बाय r² लिख सकते हो। तो इसमें दो चीज़ें हैं ऐसी, है ना। तो देखो जैसे ये हो गया तुम्हारे पास, √2h को अलग हटा लो, और इसको √g इंटू √g लिख सकते हो। और एक मिनट, इसको नहीं, इसमें से मैंने √g अलग निकाल लिया और √1 + k² बाय r² अलग निकाल लिया, इंटू इसमें हमने इसको दो बार लिख दिया, 1 + k² बाय r²
इंटू 1+k² r²। ऐसे ही नीचे वाले g को हम √g इंटू √g लिख सकते हैं इंटू साइन थीटा, है ना। इससे एक ये कैंसिल हो गया, इससे एक ये कैंसिल हो गया, इसलिए अब ये रूट और ये भी रूट के अंदर है, तो हम इसको लिख सकते हैं √2h 1+k² अपॉन नीचे √g और 1/sin थीटा बाहर आ जाएगा। तो देखो कोई डाउट है क्या इसमें? क्लियर है यहाँ तक सब चीज़ें? तुमको समझ में आ गया कि ऊपर से कोई नीचे आएगा तो ओके। तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ 200 सेंटीमीटर की एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस ऑन ए वेज प्लेस 40 mark and mass of 2 kg is another known mass m is suspended at rod 160। ठीक है, एक क्वेश्चन देखें। मान लो एक रॉड है तुम्हारे पास, वो 200 सेंटीमीटर की है और उसको हमने बैलेंस किया हुआ उसके मिड पॉइंट पर ऐसे, और यहाँ से अब ये स्केल है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर हमने एक मास सस्पेंड कर दिया है, मान लो 2 kg, और एक 160 सेंटीमीटर मार्क पर एक अननोन मास हमने सस्पेंड करा हुआ है, मान लेते हैं m। एक मिनट, और 200 सेंटीमीटर बैलेंस, ओके ठीक है। और ये जो है, ये जो हिंज्ड है जिसके अबाउट ये बैलेंस्ड है, वो मान लो यहाँ पर है 40 सेंटीमीटर मार्क पर, ठीक है ना। यहाँ पर स्केल का 0 होगा, यहाँ पर स्केल का 200 सेंटीमीटर होगा। एक तो 160 पर एक अननोन मास लटका हुआ है और इस रॉड का मास है 1/2 kg, ठीक है। और इससे जो ये मास सस्पेंडेड है वो है हमारे पास, मास सस्पेंडेड है हमारे पास 2 kg, ठीक है। तो हमें बताना है ये अननोन मास जो है वो उसका वो कितना है। अगर ये रॉड इस हिंज पर बैलेंस है तो हमें अननोन मास बताना है। तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, तुम एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ट्राई करें पहले। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, देखते हैं। देखो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब नेट टॉर्क इस पर जो होगा इट इज 0। तो मैं टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट हमको कैलकुलेट करना होता तो हम इसी हिंज पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लें, हम किसी और के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखो, जो ग्रेविटी काम करेगी इस रॉड पर, वो यहाँ से 100 सेंटीमीटर पे दूर होगी, मतलब यहाँ पर मान लो, तो ग्रेविटी काम करेगा 1/2 × 10 यहाँ पर, 20 यहाँ पर और 10 m यहाँ पर, ठीक है। तो हम इस हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं ना, एक फोर्स और लगेगा n, नॉर्मल रिएक्शन। तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बजाय हम डायरेक्ट यहीं पर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तुम देखो, ये जो 2 kg है वो इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमाने की, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है,
तो इसकी वजह से अगर मुझे टॉर्क लेना है तो देखो इस 2 kg वाले की इस हिंज पॉइंट से डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, है ना, और इसका टॉर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और टॉर्क हम कैसे निकालते हैं? टॉर्क हम निकालेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फोर्स कितना है? ये 20 है, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये जो इसका रॉड का वेट है वो इसको इस हिंज के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा। और टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो यहाँ से यहाँ तक 40 है और यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, है ना। तो 60/100। अब ये जो m मास है ये भी इस हिंज के अबाउट इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस फोर्स इनटू इसकी डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक है 40 और यहाँ से यहाँ तक है 160, तो इससे इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 120। और ये सारे जीरो के इक्वल रखने हैं क्योंकि इसके अबाउट ये बैलेंस्ड है। अब सबका 100 निकाल कर उधर भेज दो तो जीरो हो जाएगा, वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर। या तुम एक काम, चलो ठीक है, तो और फिर यहाँ बचा तुम्हारे पास 400 माइनस 300 माइनस 1200 m इक्वल टू 0, तो ये होगा बचा 100, तो माइनस 1200 m इक्वल टू उधर जाएगा तो -100, ये कैंसिल हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, तो मास इक्वल टू हो जाएगा 1/12 kg। तो ये आंसर हो जाएगा। चेक करो कोई डाउट है क्या? एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और करेंगे। देखो मान लो एक रॉड है तुम्हारे पास L लेंथ और M मास की, ठीक है, उसको एक एंड से हमने हिंज कर रखा है ना, इसके अबाउट ये रोड घूम सकती है, और हमने इसके दूसरे एंड को एक मासलेस स्ट्रिंग से बांध दिया इसे, ठीक है। ये M मास की और L लेंथ की थी, P पॉइंट के अबाउट हिंज है। अब अगर मैं इसको कट कर देता हूं तो हमको इसका इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, एक बार आप सोचो, ट्राई करो, और फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अभी देखो, अभी क्लियर है क्या मेरी वॉइस? तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको इसमें इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसे हम इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो हम यहाँ पर FBD बनाते हैं। देखो क्या क्या फोर्स काम कर रहे हैं, इसका ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करेगी, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, ये L/2 पर ग्रेविटी काम कर रही है। अब हम टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क अबाउट P, तो N का टॉर्क तो 0 है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे पास दो फोर्स काम कर रहे हैं ना, एक तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क और एक ग्रेविटी का टॉर्क। तो नॉर्मल रिएक्शन का तो टॉर्क 0 है, ग्रेविटी का टॉर्क अगर हम देखें तो ग्रेविटी का टॉर्क हम निकालेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और टॉर्क हमारे पास आ गया mg/L/2, और टॉर्क इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, ठीक है। रॉड एक पॉइंट के अबाउट घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/3 ml²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ml²/3 इंटू अल्फा इक्वल टू mg/L/2। m से m कैंसिल हुआ, एक l से l गया, तो अल्फा इक्वल टू 3/2 g/L। तो ये इसका इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया। कोई डाउट हो तो बताएं। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आज की क्लास यहीं पर इसको एंड करेंगे। ओके, तो बस हम आज की क्लास एंड कर रहे हैं।